हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सबों का न्यूज़ एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट 3, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। देखिए, जो सूक्ष्म जीव हैं इनको इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब चलिए एनसीईआरटी बुक पे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर सूक्ष्म जीव के बारे में आप लोगों को क्या बताया गया है। आपने अपने आसपास अनेक जीव जंतुओं को देखा है। हम सब अपने आसपास विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देखते हैं। क्या कुछ ऐसे जीवों के बारे में सुना है जो इतने छोटे होते हैं कि आंखों से देखे नहीं जा सकते? हाँ, हम लोगों के आसपास कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जिनको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उनको देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? उनको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है। एक गीले ब्रेड को 1-2 दिन तक ऐसे ही छोड़ देने पर क्या होता है? आप लोग देखेंगे कि जो ब्रेड खाते हैं, पाव रोटी जो होता है, उस ब्रेड को जब आप पानी में भिगो करके और कहीं नम स्थान पर, नमी वाले स्थान पर और गर्म स्थान पर, मतलब अपने कमरे में कहीं पे भी छुपा करके कोना में नीचे बेड के नीचे रख देते हैं, तो कल या परसों मतलब 1-2 दिनों के बाद जब उसका ऑब्जर्वेशन आप करेंगे तो इसके ऊपर आपको कैसी संरचना दिखाई देगी? देखिए, इस तरह की रुई की तरह, धागा की तरह की संरचना आप लोगों को दिखाई देगी। ये जो रोएदार संरचनाएं हैं, पता है ये क्या हैं? असलियत में ये हैं फफूंद। इन संरचनाओं को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, इन्हें राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड कहते हैं। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन निकल करके आया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कि किस सूक्ष्म जीव को या फिर किस कवक को हम राइजोपस, हम ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोपस। या एक और प्रश्न यहाँ पे बनता है कि राइजोपस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ब्रेड मोल्ड। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आइए जाने कि सूक्ष्म जीव क्या है। देखिए, यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि सूक्ष्म जीवों का कुछ तस्वीर दिया गया है, जिसमें से देखिए यहाँ पे एक ब्रेड दिख रहा होगा आपको। ये जो ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर फफूंद लगा हुआ है। क्या लगा है? फफूंद लगा है। यह एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। देखिए, यहाँ आवर्धक लेंस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धक लेंस। यह इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इस तरह का आवर्धक लेंस होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। इससे किसी भी अक्षर को बड़ा करके देखने में सहूलियत होता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे क लिखा हूँ, अब जब इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो इस आवर्धक लेंस का यही काम है। चलिए आगे समझते हैं कि आगे आपके बुक में क्या बताया गया है। कुछ सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं, ठीक है। ये मैं अब आपको पहले ही बता दिया हूं कि कुछ सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि उनको सिर्फ हम लोग सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं, जबकि कुछ को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। कुछ सूक्ष्म जीवों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जैसा कि अभी हम आपको दिखाए आवर्धक लेंस होता है। जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक सूक्ष्म जीवों की 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जैसे देखिए, जो ब्रेड पे उगने वाले जो कवक हैं, इन कवकों को हम लोग क्या कर सकते हैं? इनको हम लोग ये जो आवर्धक लेंस है इसकी सहायता से आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए, जो सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। मतलब सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। पहले को हम लोग बोलेंगे जीवाणु, दूसरे को कवक, तीसरे को प्रोटोजोआ, चौथे को शैवाल। यही 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करता हूं, तब आप लोगों को अच्छे से सूक्ष्म जीव दिख पाएगा। देखिए, यहाँ पे ये कुछ सूक्ष्म जीव का फोटोग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये कवक का फोटोग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्लेमाइडोमोनास आपको दिख रहा होगा। यह क्या है? यह शैवाल है। यह क्या है? क्लेमाइडोमोनास, शैवाल है, जैसा कि यहाँ पे पता है। यहाँ पे देखिए स्पाइरोगायरा दिखाया गया है। स्पाइरोगायरा भी एक प्रकार का शैवाल होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए, कुछ प्रोटोजोआ का भी यहाँ पे फोटोग्राफ दिया गया है। यह है अमीबा, ठीक है। यह क्या है? अमीबा है। और यह है पैरामीशियम, ठीक है। ये अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ और भी सूक्ष्म जीव होते हैं। उन सूक्ष्म जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं जीवाणु। और इसके साथ ही साथ होते हैं विषाणु। हालांकि आप लोगों को 4 ही मुख्य प्रकार का सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। पहला है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। तो यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिख पाए
और एडजस्ट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आगे की बात। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये फोटोग्राफ्स भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये किस चीज़ का फोटोग्राफ दिया गया है आपके बुक में। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं जैसा बताया, यहाँ पे देखिए कुछ जीवाणु है। ठीक है, ये छड़नुमा जीवाणु है और ये स्पाइरल जीवाणु है। स्पाइरल जीवाणु कहने का अर्थ है कि इसका आकृति थोड़ा सा कैसा होता है, इस तरह का होता है, इस तरह का मुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये स्पाइरल जीवाणु है और एक इस प्रकार का छड़नुमा जीवाणु है। यानी दो प्रकार के जीवाणुओं का यहाँ पे फोटोग्राफ्स आपके बुक में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कवक का फोटो दिया गया है। पहला जो है राइजोपस, जिसके बारे में मैं अभी बताया था कि ब्रेड के ऊपर उगने वाले जो मोल्ड्स होते हैं, मतलब जो फंगस होते हैं या जो कवक होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे एक पेनिसिलियम दिया हुआ है। पेनिसिलियम भी एक प्रकार का कवक होता है जिससे एक प्रकार की औषधि दवाई हम लोगों को मिलती है जिसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, नीचे यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा था वायरस के बारे में। वायरस को हिंदी में विषाणु बोला जाता है। तो यहाँ पे दो विषाणु आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज विषाणु बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे नाम आपको नहीं लिखा गया है, फिर भी आप जान जाइए। ठीक है, आगे के क्लास में आप इसके बारे में और भी विस्तार से पढ़ेंगे। अब चलिए कुछ हम लोग रोचक जानकारी लेने का कोशिश करते हैं कि आपके बुक में क्या दिखाया गया है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए रोचक जानकारी समझते हैं। आपने चित्र 3.6 में विषाणुओं के चित्र देखे। बिल्कुल, अभी हम लोग विषाणु का चित्र देख करके आ रहे हैं। ये भी सूक्ष्म जीव हैं। जो विषाणु होते हैं ये भी कैसे सूक्ष्म जीव होते हैं। हालांकि आपके बुक में 4 प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में लिखा गया है, लेकिन इसमें विषाणु को भी शामिल कर सकते हैं आप। विषाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। ये जीवाणुओं से भी सूक्ष्म होते हैं। जो ये विषाणु है ना, ये जीवाणु से भी छोटे आकार के होते हैं। और ये जो विषाणु हैं जो स्वतंत्र रूप से तो निर्जीव हैं। देखो, जो ये विषाणु होते हैं ना, जब ये किसी जीवित कोशिका के बाहर होते हैं तो ये कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी जीव के शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं तो ये जीवित हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा। तो कोरोना वायरस क्या है? एक प्रकार का विषाणु है। क्या है? विषाणु है। यह विषाणु जब शरीर के बाहर हवा में रहता था तो कैसा रहता था? निर्जीव। और जैसे ही वो किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करता था तो वह सजीव हो जाता था। परंतु सजीवों के शरीर में एक सजीव के रूप में व्यवहार करते हैं। आइए नीचे समझते हैं क्या बताया गया है। एक जीवाणु का सामान्य व्यास 1 मिलीमीटर के लगभग हजारवें भाग के बराबर होता है। देखो, 1 मिलीमीटर का 1,000वां, मतलब अगर मान लो कि 1 मिलीमीटर इतना छोटा सा है, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग 1000 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो उसका एक टुकड़ा जितना बड़ा होगा उसके बराबर क्या होता है? एक जीवाणु का शरीर होता है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? क्या आप बता सकते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? हाँ, अभी इसका आंसर हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। नीचे बताया गया है सूक्ष्म जीव सभी जगह होते हैं। देखो, जो सूक्ष्म जीव है ना, वे ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब वे सर्वत्र पाए जाते हैं, प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। वायु में भी रहते हैं, पानी में भी, सभी सतहों पर तथा सभी जीवित वस्तुओं पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यह बर्फीली, शीत से उष्ण, गर्म स्थानों तक हर प्रकार के परिस्थितियों में रह सकते हैं। देखो, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे गर्म से गर्म स्थान पे भी रहते हैं, वोल्केनो में भी पाए जाते हैं। वोल्केनो कहने का अर्थ है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से लावा निकलता है, बहुत गर्म होता है, उसमें भी क्या पाए जाते हैं? उसमें भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो बर्फीली एरिया है, जो हिमालय की चोटी है, उस स्थान पर भी ये पाए जाते हैं। कौन? सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव मरुस्थल जो रेगिस्तान है वहाँ पे भी सूक्ष्म जीव मिलते हैं। जल, मनुष्य के शरीर तथा सभी सजीवों के शरीर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं। देखो, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वे कैसे रहते हैं? अकेले रहते हैं। जैसे अमीबा एवं कुछ सूक्ष्म जीव समूह में रहते हैं। देखो, जो अमीबा है यह अकेला पाया जाता है, जबकि कुछ दूसरे सूक्ष्म जीव जो है वे समूह में रहते हैं। जैसे इसका जो समूह में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं उसका उदाहरण है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड किसे बोला जाता है? राइजोपस को। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सब हेडिंग है सूक्ष्म जीव और हम। मनुष्य के जीवन पर सूक्ष्म जीव कई तरह के प्रभाव डालते हैं। जो मनुष्य का जीवन है, मतलब हम लोगों का जीवन है, इसमें सूक्ष्म जीवों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ये हमारे शरीर पर कई प्रकार से या हमारे जीवन में कई प्रकार से
प्रभाव डालते हैं। हम लोगों को विश्वास है कि सभी सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि देखो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं ना, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, वे हम लोगों के लिए कैसे हानिकारक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, परंतु यह सही नहीं है। इसमें कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं। देखो कुछ सूक्ष्म जीव हम लोगों के लिए क्या है, लाभदायक है, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव हम लोगों के लिए हानिकारक होते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्र हैं, उनके संबंध में समझेंगे। देखो सूक्ष्म जीव हमारे मित्र। अब देखो दही, ब्रेड, केक, इडली, जलेबी, अल्कोहल आदि बनाने में हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। देखिए जो सूक्ष्म जीव है ना, उनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, दही, ब्रेड, केक, इडली वगैरह बनाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अर्थात जो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को मदद करता है। सोचो दही खाने में कितना अच्छा लगता है, और दही किसके कारण जमता है, तो एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण, और बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होता है। उसी तरह से ब्रेड जो है, ब्रेड में एक फंगस होता है जिसके कारण ब्रेड बनता है। तो इन सब के बारे में भी विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। यानी सूक्ष्म जीव हमारी सहायता भी करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में और जैविक कार्बनिक खाद बनाने में भी सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं। देखिए जो सूक्ष्म जीव है ना, वे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में भी मदद करते हैं। जैसे कोई जानवर मर जाता है तो देखते हैं कुछ समय के बाद उसका अवशेष नहीं मिलता, उसका शरीर गल जाता है, सड़ जाता है। तो ऐसा कौन करता है, सूक्ष्म जीव के कारण ही ऐसा होता है। अर्थात सूक्ष्म जीव जो है पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में भी हमारी मदद करते हैं। साथ ही साथ जैविक कार्बनिक खाद बनाने में भी सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर, अब देखो जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी मदद करते हैं। जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको डायरेक्ट पौधे नहीं ले सकते, उसको पहले क्या है, उपयोग लायक केमिकल में बदलना पड़ता है। उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, वे पौधों को मदद करते हैं। मृदा की, देखिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी मदद करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। कुछ जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन में भी किया जाता है। औषधि मतलब मेडिसिन बनाने में भी कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है आप लोगों की बुक में। दही एवं ब्रेड बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं। मैं बताया था ना कि अभी इसको डिटेल में बताया जाएगा। तो दही और ब्रेड बनाने में सूक्ष्म जीव कैसे सहायता करते हैं उसके संबंध में आइए समझते हैं। आपने अपने घर में माँ तथा दादी को दही जमाते देखा होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि वे गुनगुने हल्के गर्म दूध में थोड़ी सी दही जामन मिलाते हैं। देखिए घर में जब हम लोगों के घर में दही बनाना होता है तो सबसे पहले माँ क्या करती हैं कि एक बर्तन में दूध गर्म करती हैं, और जब गर्म हो जाता है, थोड़ा सा दूध गुनगुना हो जाता है, तो उस गुनगुने दूध में क्या करती हैं, थोड़ा सा ऊपर से जामन मिला देती हैं। यानी कि थोड़ा सा 1-2 चम्मच उसमें दही डाल देती हैं, जिससे क्या होता है, जो दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु हैं। देखो दही में जो जीवाणु पाया जाता है उस जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद रखना है कि दही में एक जीवाणु पाया जाता है जिसको लैक्टोबैसिलस जीवाणु बोलते हैं। यह क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यह जीवाणु दूध में जनन कर, मतलब दूध के अंदर यह बहुत तेजी से प्रजनन करता है और अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ा लेता है, कई गुना बढ़ा लेता है, जिससे दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। हम जलेबी, इडली, भटूरा आदि बनाने में भी सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, सूक्ष्म जीवों का उपयोग। अब चलिए नेक्स्ट चीज हम लोग समझते हैं कि सूक्ष्म जीवों का और क्या उपयोग है। आइए ब्रेड बनाएं। देखिए यहाँ पे एक क्रियाकलाप बताया गया है आपको, क्रियाकलाप 1, जिसको यहाँ पे ब्रेड बनाने के लिए आपको बताया गया है। आप भी इसको घर पे अपना ट्राई कर सकते हैं। एक कटोरे में 30 से 41 ग्राम मैदा लीजिए। कितना मैदा लेना है, 30 से 41 ग्राम मैदा लीजिए। हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा ईस्ट पाउडर। अब ये ईस्ट पाउडर मार्केट में मिल जाएगा आपको, जो किराने की दुकान होती है, ठीक है, वहाँ पे आपको ईस्ट पाउडर मिल जाएगा, और वहाँ से आप थोड़ा सा ईस्ट पाउडर ले आइए। 1-2 चुटकी ईस्ट पाउडर को इसमें मैदे में डाल लेना है और थोड़ी सी चीनी डालें। इस घोल को 10 से 15 मिनट तक अब क्या करना है, आपको ढक के छोड़ देना है। इस पेस्ट से मैदे को गूंदे। अब उसके बाद क्या करना है, अब इसको गूंदना है। अब इसको क्या करना है, ढक कर थोड़ी देर छोड़ दें। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि मैदा का आयतन कैसा हो गया, बढ़ गया, मतलब मैदा वास्तव में फूल जाता है।
वास्तव में गूंदे हुए मैदे में ईस्ट, ये जो ईस्ट डाले हैं, ईस्ट क्या है भाई? ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है। यह कवक बहुत तेजी से जनन करके श्वसन करता है और श्वसन क्रिया के दौरान वह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। इस गैस के कारण मैदे का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब इसे भट्ठी में बेक किया जाता है अर्थात पकाया जाता है तो इसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ब्रेड छिद्रयुक्त बन जाती है। आप भी ब्रेड खाए होंगे और ब्रेड को देखे होंगे कि ब्रेड बहुत मुलायम और छिद्रयुक्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे आपके बुक में क्या बताया गया है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक कहने का अर्थ है व्यवसायिक उपयोग ना, कि इससे हम लोग क्या व्यावसायिक स्तर पे क्या इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को समझते हैं। सूक्ष्म जीव का उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, जो शराब की फैक्ट्री होती है, दारू बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है, वहाँ पे भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है शराब या अल्कोहल बनाने के लिए। एसिटिक अम्ल के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है और इससे एसिटिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में मौजूद प्राकृतिक शर्करा ईस्ट द्वारा, अब देखो ये जो ईस्ट है ना, ईस्ट ही जो मतलब ईस्ट क्या है भाई? ये एक प्रकार का कवक है। ठीक है, और ये जो ईस्ट है यह किस चीज़ में मदद करता है? ये ही जो है शराब बनाने में और साथ ही साथ एसिटिक अम्ल वगैरह बनाने में मदद करता है। यह जो शर्करा है अर्थात चीनी को किस चीज़ में बदल देता है? अल्कोहल या शराब में परिवर्तित कर देता है। अल्कोहल या शराब का निर्माण। अब चलिए अल्कोहल या शराब के निर्माण की प्रक्रिया को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ये क्रियाकलाप 2 दिया गया है, तो इस क्रियाकलाप को समझते हैं। 500 मिलीलीटर का बीकर लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 500 मिलीलीटर का बीकर ले लेंगे, इसमें 3 से 4 भाग तक जल भरेंगे, मतलब एक छोटा सा ग्लास ले लेंगे और यहाँ तक मान लीजिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? पानी ले लेंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डालेंगे और इसमें 1-2 चम्मच ईस्ट पाउडर डाल करके इसे 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान मतलब थोड़े से गर्म स्थान पर ढक करके रख देंगे। उसके बाद कुछ समय बाद जब विलयन को आप लोग सूंघ के देखेंगे तो बड़ा ही दुर्गंध उसमें आने लगेगा, यानी कि अब उसमें ईस्ट पाउडर जो है, जो उसको डाले हैं उसमें ईस्ट क्या किया है? प्रजनन कर गया है। ठीक है, और अपनी संख्या को बढ़ा लिया है। घोल में यह गंध अल्कोहल की है और जो घोल में दुर्गंध आ रहा है ये किसके चलते है? अल्कोहल के प्रेजेंस के कारण यह दुर्गंध है। आप यहाँ पर देखिए कि जो चीनी है, चीनी ही किस चीज़ में? अल्कोहल में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, चीनी किस चीज़ में परिवर्तित हो रहा है? अल्कोहल में। अर्थात चीनी का अल्कोहल में बदलने की यह जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। फर्मेंटेशन इसको बोला जाता है। आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि फर्मेंटेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक वैज्ञानिक का फोटोग्राफ दिया गया है। इस वैज्ञानिक का नाम था लुईस पैस्चर, और ये जो लुईस पैस्चर है इन्होंने ही सर्वप्रथम किण्वन की प्रक्रिया का खोज किया था। कब? 1857 ईस्वी में। ये जो लुईस पैस्चर हैं इन्होंने 1857 में सर्वप्रथम किण्वन की प्रक्रिया का खोज किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एमसीक्यू बनता है, इसको आपको क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक है, औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता। अब चलिए अब हम लोग समझते हैं कि औषधि के निर्माण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है या क्या उपयोगिता है। कई बार बीमार पड़ने पर डॉक्टर हमें प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की गोली या कैप्सूल देते हैं। आप लोग जब बीमार पड़े होंगे तो आप लोगों को डॉक्टर कुछ मेडिसिन देता है या एंटीबायोटिक की कैप्सूल या गोली देता है। ये प्रतिजैविक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। देखो जो एंटीबायोटिक होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, इनका निर्माण कैसे होता है? तो इनका निर्माण होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ठीक है, आजकल जीवाणु और कवक से बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक का निर्माण हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक का नाम दिया गया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह का नाम लिख लेगा, वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक एंटीबायोटिक है, तो इस नाम को याद रखना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक को हम लोग हिंदी में प्रतिजैविक बोलते हैं, तो ये क्या है? एंटीबायोटिक है, ये भी एंटीबायोटिक है। और एरिथ्रोमाइसिन भी क्या है? एक एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक के यहाँ 3 एग्जाम्पल या प्रतिजैविक का 3 एग्जाम्पल दिया गया है। पहला प्रतिजैविक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा टेट्रासाइक्लिन और तीसरा है एरिथ्रोमाइसिन। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक भी हम लोगों को सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है। हमें डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए। अब देखो जो प्रतिजैविक है ना, अपने मन से हम लोगों को कोई भी दवा कभी भी नहीं खाना चाहिए जब तक डॉक्टर सलाह न दे।
हमें हमेशा इसका कोर्स पूरा करना चाहिए। और जो प्रतिजैविक है एंटीबायोटिक, ऐसा नहीं है कि इसको 1 या 2 गोली खा करके छोड़ देना है, डॉक्टर की सलाह से इसका पूरा डोज आपको लेना है। क्यों भाई, ऐसा क्यों करना है? अन्यथा अगली बार वह एंटीबायोटिक आपके शरीर पे काम नहीं करेगा, अर्थात बेअसर हो जाएगा। प्रतिजैविक का अधिक प्रयोग हमारे शरीर में उपस्थित लाभदायक जीवाणु को भी नष्ट कर देता है, इसलिए प्रतिजैविक के ज़्यादा उपयोग से हम लोगों को बचना चाहिए। विषाणु से उत्पन्न जो होने वाले रोग हैं, जैसे सर्दी जुकाम, कोरोना वायरस हुआ था ना, उसके बाद एड्स, इस पे प्रतिजैविक काम नहीं करता है। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्या बताया गया है। 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक देखो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1928 में ऐसे जीवाणु की खोज की थी जो ब्रेड मोल्ड को खत्म कर देता था। अभी हम लोग ब्रेड मोल्ड के बारे में पढ़े हैं ना, यानी राइजोपस के बारे में पढ़े हैं। तो जो ये एक ऐसा जीवाणु था, ठीक है, जो राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड को क्या करता था, मार देता था। ठीक है, इसकी खोज किसने की? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब की? 1928 में। ठीक है, उन्होंने उसका नाम पेनिसिलिन दिया। उन्होंने जो जीवाणु खोजा उस जीवाणु का नाम क्या दिया? पेनिसिलिन। ठीक है, यह विश्व का पहला प्रतिजैविक था। ठीक है, और यह क्या था? पहला प्रतिजैविक, मतलब पहला एंटीबायोटिक था। समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो विश्व के पहले प्रतिजैविक का खोज किसने किया? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और विश्व के पहले प्रतिजैविक का क्या नाम था? पेनिसिलिन। ठीक है, और पेनिसिलिन क्या है? एक प्रकार के जीवाणु से प्राप्त होने वाला प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। इस कार्य के लिए उन्हें 1945 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, नोबेल प्राइज जो है इस विज्ञान के क्षेत्र में मिलने वाला बहुत बड़ा पुरस्कार है। तो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक के खोज के कारण, ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे देखिए, ये फोटोग्राफ है किसका? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। अगर आप भी साइंस में रुचि रखते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है कि आप भी साइंटिस्ट बने और आप भी क्या कर सकते हैं? नोबेल प्राइज प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब चलिए समझते हैं क्या होता है टीकाकरण। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। आप जब छोटे बच्चे होंगे तो आपको भी सुई दिया गया होगा, सुई या वैक्सीन, टीका दिया गया है, जैसे पोलियो का टीका वगैरह खुराक दिया जाता है। ठीक है, आपने छोटे बच्चे के टीकाकरण के बारे में सुना होगा। जी बिल्कुल, आप जो है छोटे बच्चों के टीकाकरण के बारे में सुने होंगे। ठीक है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? अब जो छोटे बच्चे होते हैं, आखिर उनको टीका लगाने का क्या कारण होता है? उन्हें टीका क्यों लगाया जाता है? तो चलिए इसके संबंध में जानते हैं कि आखिर छोटे बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। देखिए, सूक्ष्म जीव से उत्पन्न रोगों से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने हेतु शरीर में मृत सूक्ष्म जीव प्रवेश कराए जाते हैं। देखो क्या होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ठीक है, जिनसे हमारा शरीर लड़ सके, इसकी जानकारी के लिए क्या किया जाता है? उसी बीमारी का जो मृत सूक्ष्म जीव होता है, मरा हुआ जो सूक्ष्म जीव होता है, उसको हम लोगों के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ये मृत सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करने पर हमारे शरीर में रोगों से लड़ने हेतु प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। अब देखो, जो हमारा शरीर है, जैसे ही वह मृत सूक्ष्म जीव हम लोगों के शरीर में प्रवेश करता है तो हम लोगों का शरीर क्या करता है? उस बीमारी से लड़ने के लिए एक तैयारी करता है और अपने शरीर में कुछ केमिकल उत्पन्न करता है जिसको हम लोग प्रतिरक्षी बोलते हैं। ठीक है, मतलब उससे सुरक्षा बनाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर को यह स्मरण हो जाता है कि वह उन्हीं सूक्ष्म जीव के शरीर में पुनः प्रवेश करने पर किस प्रकार उससे लड़ेगा। और देखो, हम लोगों के शरीर की एक विशेषता है कि जब भी कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो क्या होता है? हम लोगों का शरीर उसको याद रखता है और जब भी अगले बार वह हम लोगों के शरीर में प्रवेश करता है तो उस सूक्ष्म जीव से कैसे लड़ना है यह पहले से हमारे शरीर को पता होता है। पीलिया, देखो पीलिया को एक और नाम से जाना जाता है हेपेटाइटिस, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, चेचक, मस्तिष्क ज्वर आदि जैसी अनेक बीमारियों की रोकथाम के लिए टीका लगाया जाता है। बच्चों को पिलाई जाने वाली पोलियो की दवा एक टीका है जिसके बारे में पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं। आज जानवरों को भी रोगों से बचाने के लिए अनेक प्रकार के टीकों का उत्पादन किया जा रहा है। कृषि कार्यों में सहायता या उपयोगी सूक्ष्म जीव। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो कृषि कार्य है, जो खेतीबाड़ी का काम है, उसमें सूक्ष्म जीव कैसे सहायक होते हैं। कुछ नीले हरे शैवाल, देखिए कुछ शैवाल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, इन शैवालों को हम लोग नीले हरे शैवाल बोलते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी
की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। या क्या करते हैं, जो वायुमंडल में हवा में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं, प्लांट को उपयोग किए जाने लायक केमिकल में बदल देते हैं। इसको हम लोग नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं, जिससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वह बढ़ जाती है। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग बायो फर्टिलाइजर, जैविक खाद एवं बायो पेस्टिसाइड, जैविक पीड़कनाशन बनाने में भी किया जाता है। अब चलिए आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है। पर्यावरण संरक्षण और सूक्ष्म जीव, जैविक खाद का निर्माण। अब देखिए कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं ये पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करते हैं और जैविक खाद के निर्माण में भी मदद करते हैं। आपने जैविक खाद के बारे में सुना होगा, क्या आपको पता है कि यह कैसे बनाया जाता है? आइए पता करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एक क्रियाकलाप आपको दिखाया गया है। इस क्रियाकलाप को देखते हैं कि यहाँ पे जैविक खाद कैसे बनाया जाता है। 2 गमले लेकर के प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। 2 गमला लेना है और दोनों का नाम रख देना है ए और बी, और उसमें आधा क्या करना है, मिट्टी भर देना है। ए गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए। अब ए वाला जो गमला है इसमें पौधों का कचरा क्या करना है, भर देना है, जैसे पत्ती हो गया, टहनियाँ हो गई। दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच, खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टुकड़े, खिलौने इत्यादि भर देना है। अवलोकन, 3 से 4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। अब जब 3 से 4 सप्ताह के बाद जब आप उन दोनों गमलों का अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो गमला ए है आपका, इसमें रखे गए जैविक कचरा अपघटित हो गए। अपघटित मतलब गल गए। जो पेड़ के पत्ते थे, केला का छिलका था, सब्जियां थी, सब्जियों का छीलन था, वो सब क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे ए वाले में, ठीक है। जबकि बी वाले में जो आप रखे थे वो कुछ भी नहीं गलेगा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में हुआ क्या? ऐसा इसलिए हुआ कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो पादप अपशिष्ट थे उनका अपघटन, मतलब वे गल गए ना, अपघटन कर उन्हें खाद में बदल दिया गया है। खाद को पौधों द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। अब देखिए ये जो खाद है, जब इनको हम लोग खेत में डालते हैं, खेतों में, तो क्या है, पौधों के द्वारा इनका पुनः उपयोग किया जाता है। किंतु जो गमला बी है इसमें जो कचरे हैं, सूक्ष्म जीव इन्हें खाद में परिवर्तित नहीं कर पाए। वास्तव में सूक्ष्म जीव मरे हुए जीवों तथा पादप अपशिष्ट को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इससे हमारा पर्यावरण फिर से स्वच्छ हो जाता है। अब चलिए एक और हम लोग उपयोग पढ़ते हैं कि इसका सूक्ष्म जीवों का, सूक्ष्म जीव कैसे हमें मदद करते हैं। देखिए जो औद्योगिक अपशिष्ट है उसका जो निपटारा है, औद्योगिक अपशिष्ट कहने का अर्थ है जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उससे जो केमिकल कचरा निकलता है उसको किस प्रकार से अपघटित किया जाता है, उसका निपटारा किया जाता है और उसमें सूक्ष्म जीव कैसे सहयोगी होते हैं उसके संबंध में आइए जानते हैं। ये सूक्ष्म जीव विषैले पदार्थों जैसे कि पेट्रोलियम आदि को भी अपघटित करने में सक्षम होते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, देखिए ये जितने भी विषैले पदार्थ हैं या पेट्रोलियम, विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं उनको ये क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, ठीक है। औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट के निपटारे में भी सूक्ष्म जीव की अहम भूमिका होती है। जैव तकनीकी एवं सूक्ष्म जीव, कई प्रकार के शैवाल का उपयोग आजकल बायोगैस के बारे में आप लोग सुने होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बायोगैस के निर्माण में होता है, बायोडीजल बनाने में, बायो अल्कोहल, बायो ईंधन आदि के उत्पादन में भी आजकल विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे समझते हैं कि आगे आपके पाठ में क्या बताया गया है। चलिए देखिए यहाँ ऊपर में अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संबंध में आपको बताया गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। आप जानते हैं कि वायुमंडल के 78% नाइट्रोजन गैस है। देखिए जो वायुमंडल है, वायुमंडल का ज़्यादातर भाग क्या है, नाइट्रोजन गैस उसमें है। मतलब हवा जो है, हवा का 78% नाइट्रोजन होता है और उसमें 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और शेष भाग में अन्य गैस होते हैं। यह सभी सजीवों के लिए आवश्यक तत्व है। जो नाइट्रोजन है ना, ये जितने सजीव हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। क्यों यह आवश्यक है? क्योंकि जो प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, पर्णहरित है और विटामिन है, इसमें इसकी उपस्थिति होती है, किसकी, नाइट्रोजन की, ठीक है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। अब देखो जो भी है, पौधा है और जंतु है, यह वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन है इसका उपयोग सीधा नहीं कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले पौधों को क्या करना पड़ता है, इन्हें नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में बदलना पड़ता है। किस रूप में, नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में बदलना पड़ता है, तभी पौधे और जंतु इसका उपयोग कर सकते हैं। किंतु मृदा में इन यौगिकों की मात्रा बहुत कम होती है, तो फिर आखिर पौधे
इन यौगिकों को कैसे प्राप्त करते हैं, आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। देखिए यहाँ पे एक पौधे का जड़ दिखाया गया है और इस जड़ पे छोटे छोटे गांठ दिखाए गए हैं। चूंकि ये बहुत छोटा है, आपको दिख नहीं पा रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया हूँ। एक जड़ है और जड़ के ऊपर छोटी छोटी गांठें दिखाई गई है। चलिए इसको समझते हैं ये क्या है। देखिए दलहन जाति के, मतलब जो दाल होता है, ठीक है, अरहर का दाल, मटर का दाल, ये सब, तो दलहन जाति के पौधे की जो जड़ हैं उनकी ग्रंथिकाएं हैं, जड़ों पे गांठ है। चना या मटर के पौधों को जड़ सहित मिट्टी से उखाड़िए। चना या मटर के पौधे को जब जड़ सहित आप मिट्टी से उखाड़ेंगे तो इनकी जड़ों से जब मिट्टी को साफ कीजिएगा तो जड़ों का अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि इनकी जड़ें जगह जगह पर फूली हुई हैं। ये जो फूली हुई रचनाएं आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये फूली हुई रचनाएं जो ग्रंथिकाएं हैं, इनमें कुछ सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। और जिन पौधों में इस तरह से फूली हुई गांठें होती हैं, इस प्रकार के पौधों को हम लोग लेग्यूम पौधे कहते हैं। कैसे पौधे कहते हैं, लेग्यूम पौधे कहते हैं। दलहनी पौधे को एक और नाम से जाना जाता है, लेग्यूम पौधे के नाम से भी जाना जाता है। लेग्यूम पौधों की जड़ों में ग्रंथिका होती है। इन ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते हैं। कौन सा, लेग्यूम पौधों के ग्रंथियों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है, राइजोबियम जीवाणु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको याद करके रखना है। ये एमसीक्यू आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेग्यूमिनस पौधे के ग्रंथियों में जो राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, यह जीवाणु नाइट्रोजन को किस चीज में बदलता है, नाइट्रेट में बदल देता है, ठीक है, जो मिट्टी में घुल जाते हैं। और बाद में क्या होते हैं, ये जो नाइट्रेट है मेरे प्यारे बच्चों, ये मिट्टी में घुल जाते हैं और क्या होता है कि बाद में ये मिट्टी से पौधों के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है उनको नाइट्रेट में बदलने की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया नाइट्रोजन की स्थिरीकरण कहलाती है। कभी कभी तड़ित द्वारा, मतलब जब बिजली कड़कता है तो उस समय जो वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण हो जाता है। क्या वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर होती है? आइए पता करते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कहाँ से आता है। चलिए इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं पहले ही आपको बताया हूं कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं और वे हमारे शत्रु के जैसे काम करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों को हानि भी पहुंचाते हैं। यह हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे कि भोजन, कपड़े, चमड़े के सामानों को खराब कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव तो मनुष्य तथा अन्य जीवों में रोग भी उत्पन्न करते हैं। इन्हें रोगाणु कहते हैं। देखिए, जो सूक्ष्म जीव मनुष्यों में या जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं उन सूक्ष्म जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। आइए इन सूक्ष्म जीवों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि ये हमें किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। सूक्ष्म जीव रोगों के कारक, चलिए समझते हैं कि सूक्ष्म जीव रोगों के कारक हैं, उनके बारे में समझते हैं। कुछ रोग कारक सूक्ष्म जीव वायु, मतलब हवा में होते हैं, पेयजल, भोजन आदि के द्वारा हम लोगों के, मतलब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। देखिए, कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, वे हवा के द्वारा हमारे नाक से या पानी के द्वारा मुंह से, ठीक है, या किसी पेय पदार्थ के द्वारा, भोजन के द्वारा हम लोगों के शरीर में पहुंच जाते हैं और फिर ये हम लोगों को क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं। संक्रमित व्यक्ति, अब देखो, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो व्यक्ति बीमार हुआ है या संक्रमित हो गया है या जंतु से भी जब हम लोग संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे में कुछ जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं और ऐसे रोगों को हम लोग क्या कहते हैं, संचरणीय रोग भी कहते हैं या इसे रोगों का संचरण भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं संचरणीय रोग क्या होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से फैलने वाले इन रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। मतलब वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ऐसे रोगों को हम लोग संचरणीय रोग कहते हैं। अब समझते हैं आगे क्या बताया गया है। थोड़ा सा पहले स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं, चूंकि पेज क्या है, बड़ा सा दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ से ध्यान से आपको दिखेगा ना, थोड़ा सा और बस। चलिए अब एडजस्ट हो गया है, उसके बाद इसको देखते हैं। हाँ चलिए अब एडजस्ट हो गया। देखिए, जो संक्रमित व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या शारीरिक संपर्क द्वारा कुछ बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे कि क्षय रोग यानी टीबी की जो बीमारी है, जिसे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, ये कभी कभी फैल जाता है। किसमें फैल जाता है मेरे प्यारे बच्चों,
तो ये फैल जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स, हैजा आदि भी कुछ रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलते हैं। सबसे तेजी से फैलने वाला सामान्य रोग है सर्दी जुकाम। जो सर्दी खांसी है ना, ये बहुत तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आप देखते होंगे कि स्कूल में आपके कक्षा में जब एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है तो वह सर्दी जुकाम दूसरे बच्चों को भी हो जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति जब छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों, जब नाक से छींकते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और मुंह से। इस ड्रॉपलेट्स में हजारों रोग कारक विषाणु उपस्थित होते हैं जो वायु में आ जाते हैं और श्वास के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्या होते हैं, ये प्रवेश कर जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर देते हैं। अतः छींकते या खांसते समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, मुंह के ऊपर रुमाल रखना चाहिए। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को क्या बताया हो गया है। हमारे देश में हर वर्ष टीबी से 10 लाख से भी अधिक मामले, टीबी के 10 लाख से भी अधिक मामले देखने को मिलते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होने वाले, देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बताया गया है। जो टीबी जो है यानी ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो बीमारी है, यह किसके कारण होता है, तो यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। इससे क्या प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। सही समय पर जांच और उपचार द्वारा यह क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। कुछ रोगवाहक जीव कीट एवं जंतु, कुछ रोग जीव कीट एवं जंतु द्वारा भी फैलाए जाते हैं। ऐसे जंतु या कीटों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे जीवों जंतु या कीटों को हम लोग रोगवाहक कहते हैं। मतलब वैसे जंतु या कीट जो रोगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोगवाहक के नाम से जानते हैं। जैसे कि घरेलू मक्खी और मच्छर जो है यह रोगवाहक हैं। घरेलू मक्खी जब जंतु अपशिष्ट मतलब मलमूत्र पे बैठता है या कचरों पे बैठती है तो उसमें मौजूद रोगाणु मक्खी के शरीर से चिपक जाते हैं। जब यही मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो उसके शरीर में चिपके रोगाणु उस भोजन में चले जाते हैं। ऐसे संदूषित भोजन को खाने पर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। इसीलिए जो रोड पे जो ठेला वगैरह लगता है, खोमचे का दुकान वगैरह होता है, वहाँ से हम लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों ना। अगर खाना ढका हुआ नहीं है तो, नहीं तो हम लोग क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। और खासकर बरसात के दिनों में हमें भोजन करने से इधर उधर बाहर बचना चाहिए। सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग, हम आए दिन समाचारों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के बारे में सुनते हैं। वास्तव में ये रोग सूक्ष्म जीवों के कारण उत्पन्न होते हैं। मादा एनोफ्लीज मच्छर मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम और मादा एडिस मच्छर डेंगू विषाणु के वाहक हैं। ये देखिए VVI मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मादा एनोफ्लीज मच्छर है, इससे क्या होता है, मलेरिया नामक बीमारी होती है और एक किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम, एक प्रकार के प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, अब देखो एक और मक्खी है जिसे हम लोग मादा एडिस मच्छर बोलते हैं। यह डेंगू के बीमारी का वाहक है और यह किसके कारण होता है, डेंगू विषाणु के कारण होता है। हमें इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए क्या उपचार करने चाहिए, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी मच्छर हैं ये पानी में उत्पन्न होते हैं और ये वृद्धि करते हैं। इसलिए हमें कहीं भी जल जमा होने से क्या करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। मतलब कहीं पे भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। साथ ही साथ अपने आसपास के स्थानों को भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए या रखना होगा। हमारे राज्य में मलेरिया से प्रति वर्ष कई लोग मर जाते हैं। ठीक है, मेरे राज्य का नाम झारखंड है, आपके राज्य का नाम क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि मलेरिया के उपचार हेतु बनाई जाने वाली दवा कुनैन सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मलेरिया जो है, मलेरिया के उपचार हेतु जो दवा बनाई जाती है वो दवा किससे मिलती है, तो यह दवा का नाम है कुनैन और यह सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। गिलोय के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। देखो जो गिलोय के पत्ते हैं उनका भी उपचार किस में किया जाता है, मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। देखो जो मानव है, मानव में जो रोग उत्पन्न करने वाले कुछ सूक्ष्म जीव हैं उनके संबंध में यहाँ पे बताया गया है। जैसे देखिए मानव के रोगों का नाम यहाँ पे दिया गया है। रोग कारक सूक्ष्म जीव, मतलब जिस सूक्ष्म जीव के कारण रोग होता है
का नाम यहाँ पे दिया गया है, संचरण का तरीका, वह बीमारी कैसे फैलता है, और बचाव के उपाय यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है और यह वायु के द्वारा फैलता है। रोगी व्यक्ति एवं उनकी व्यक्तिगत वस्तुओं को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण भी करवाना चाहिए। ठीक इसी तरह से खसरा विषाणु के द्वारा होता है, चिकन पॉक्स विषाणु के द्वारा होता है। तो यह पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, ठीक है। टाइफाइड होता है जीवाणु के द्वारा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हेपेटाइटिस ए विषाणु के द्वारा होता है, जल से फैलता है। उबले हुए पेयजल का उपयोग करना चाहिए और टीकाकरण करवाना चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण, मच्छर के कारण, इससे बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। समय समय पर हमें रसायन का छिड़काव करवाना चाहिए और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए कहीं पे भी जल का जमाव नहीं होने देना चाहिए। तो यहाँ तक की बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। जानवरों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, जानवरों में भी एंथ्रेक्स, लेप्टोस्पाइरोसिस, ट्यालारेमिया, बोवेन टीबी आदि बीमारियां जानवरों के सूक्ष्म जीव के कारण उत्पन्न होती है। एंथ्रेक्स मनुष्यों मवेशियों में भी पाया जाने वाला घातक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। अब देखिए एक और रोग है जिसे हम लोग एंथ्रेक्स के नाम से जानते हैं। ये जो एंथ्रेक्स नामक बीमारी है जो जीवाणुओं के द्वारा होता है, किसमें? जानवरों में। देखिए आगे क्या बताया गया है, थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। देखिए एक वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट कोच। इन्होंने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारण है। तो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने की। और इसी जीवाणु के कारण क्या होता है? एंथ्रेक्स नामक रोग होता है। तो यह भी क्या है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको क्या करना है? याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए आपको कुछ पौधों में होने वाले रोगों के संबंध में यहाँ पे बताया गया है, तो चलिए उसको समझते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, कई बार आपने फसलों में रोग लगते हुए देखा होगा जिससे उनके उपज में कमी आ जाती है। कुछ फसल में भी रोग होता है जैसे गेहूं में, धान इत्यादि में, इससे उनके उपज में क्या होती है? कमी आ जाती है। जैसे गन्ने में बोर फट, देखिए जो गन्ना है, गन्ना में पोरफट की एक बीमारी होती है। पोर मतलब जो गन्ने का जो ऐसे तना होता है ना, जो गन्ना आप लोग खाते हैं, तो इसका जो तना है कहीं कहीं पे देखते होंगे फट जाता है, लाल रंग का दिखाई पड़ने लगता है। इसे हम लोग पोरफट बीमारी कहते हैं। लाल हो जाते हैं तथा नींबू के ऊपर धब्बे आ जाते हैं। और देखेंगे कि जो नींबू है, नींबू के ऊपर पीला पीला सा धब्बा आ जाता है, ठीक है। नीचे दी गई तालिका में कुछ पादप रोग, उनके कारक तथा उनके संचरण के तरीके दिए गए हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए एक बीमारी बताया गया है नींबू का कैंकर। यह जीवाणु के कारण होता है और यह वायु से फैलता है, ठीक है। यहाँ पे चित्र में देखिए जीवाणु कैंकर दिखाया गया है। गेहूं का जो रस्ट रोग है यह कवक के कारण होता है और यह वायु एवं बीज से फैलता है। भिंडी का जो पीत रोग है यह विषाणु से होता है और यह कीट के कारण एक जगह से दूसरे जगह तक फैलता है। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों के संदूषक। देखिए कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, वो खाने पीने के सामानों को क्या करते हैं? खराब कर देते हैं। तो उनके बारे में समझते हैं। आपने जाना कि सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन की गंध, रंग, स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह भोजन का संदूषण किस प्रकार का परिवर्तन है? यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। आपने ऐसी कई चीज़ें खाई होंगी जो महीनों पहले की बनी होती है पर उनका रंग, गंध और स्वाद बिल्कुल ठीक रहता है। ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसके बारे में आगे समझेंगे। आप अपने घर में बनने वाले खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं जो लंबे समय तक क्या होता है? खराब नहीं होता है, ठीक है। जैसे अचार हो गया, अचार बनाती होंगी मम्मी, मुरब्बा हो गया, ये लंबे समय तक रखती होंगी पैक करके और वो खराब नहीं होता है। सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों के संरक्षक। अब देखो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो खाद्य पदार्थ, उनसे खाद्य पदार्थों को कैसे संरक्षित रखा जा सकता है इसके संबंध में अभी हम लोग पढ़ेंगे। हम सूक्ष्म जीव से खाद्य पदार्थों के बचाव के कई तरीके अपनाते हैं। खाद्य पदार्थों के संदूषण से बचाव की यह प्रक्रिया खाद्य परिरक्षण कहलाती है। देखिए कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं, मतलब उसको सड़ा देते हैं, ठीक है। तो इससे बचाव जो है, बचाव के लिए हम लोग कुछ प्रक्रिया अपनाते हैं और उस प्रक्रिया को हम लोग खाद्य परिरक्षण के नाम से जानते हैं।
तो यह क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है कि खाद्य परिरक्षण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए यहाँ पे देखिए आपको क्या बताया गया है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई पड़ सके। अब आपको क्लियरली विजुअल होगा, दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के तरीके। अब हम लोग जो खाने पीने की सामान है, परिरक्षण का अर्थ है सुरक्षित रखना, ठीक है। तो उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? नमक, खाद्य तेल मतलब खाने वाला जो तेल है, जो हम लोग घर पे तेल यूज करते हैं ना, सरसों का तेल वगैरह हो गया, तो इसकी बात चल रही है। नमक, खाद्य तेल, सोडियम बेंजोएट, चीनी आदि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोककर खाद्य पदार्थों को संदूषण को रोकते हैं, मतलब संदूषित होने से रोकते हैं। जैम, आचार, स्क्वैश आदि के परिरक्षण में इन्हीं रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम ऊपर में दिया गया है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम बेंजोएट, तो इस नाम को आप क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं नमक द्वारा परिरक्षण, यानी कि नमक का इस्तेमाल करके हम लोग खाद्य पदार्थों को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। नमक का उपयोग मांस एवं मछली को लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। देखो, समुद्र के किनारे जो जगह है वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में मछली को पकड़ा जाता है, ठीक है, और या मांस को लाया जाता है। तो मांस या मछली को वहां पे पहले सुखा लिया जाता है और उसके बाद उसको नमक में लपेट करके रख लिया जाता है, जिससे ये लंबे समय तक खराब नहीं होते। अचार बनाने में भी नमक का उपयोग किया जाता है, आप इसके बारे में अपने मम्मी से पूछ सकते हैं। चीनी द्वारा परिरक्षण, देखो चीनी खाद्य पदार्थों में मौजूद नमी को कम कर जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है। जैम या जेली मतलब पहले चीनी का चाशनी बना लिया जाता है और उसमें जैम और जेली को डाल करके जमा लिया जाता है, जिससे उसकी परिरक्षण हो जाती है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, देखो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको तेल में डुबो कर रखने से या सिरके में डुबो कर रखने से भी उनकी परिरक्षण हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि सर सिरका क्या है, ठीक है, तो सिरका एक प्रकार का केमिकल है, ठीक है, जो मार्केट में मिलता है, और यह जो सिरका है, यह सिरके में से भी जीवाणुओं से बचा जा सकता है। ये जीवाणुओं को मारकर भोजन को सुरक्षित रखते हैं। इन विधि में सब्जियां, फल, मांस, मछली आदि का परिरक्षण किया जाता है। गर्म एवं ठंडा करके परिरक्षण, देखिए कभी कभी क्या है कि कुछ चीज़ों को बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म करके अचानक से जब ठंडा कर देते हैं तो उससे भी उस चीज़ का परिरक्षण हो जाता है। घरों में सब्जियां या अन्य कई चीज़ों को फ्रीज में रखकर उन्हें खराब होने से बचाते हैं। फ्रीज में कम ताप के कारण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, जिससे ये भोजन को खराब नहीं कर पाते। दूध को खराब होने से बचाने के लिए इसे उबाला जाता है। दूध को आपकी मम्मी उबालती होंगी, देखे होंगे घर पे, जो दूध आप लोग पीते हैं गाय की दूध, और उसको उबालने के बाद क्या होता है, उसको ठंडा करके और रख लिया जाता है, ठीक है। आप भी ऐसा करते होंगे अगर आप दूध का उपयोग करते होंगे, जिससे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं पैकेटों में आने वाले दूध पाश्चरीकृत होने के कारण जल्दी खराब नहीं होती। अब ये पाश्चरीकरण क्या है, इसके बारे में अभी समझते हैं। क्या होता है पाश्चरीकरण? तो देखिए यहाँ पे बताया गया है आपको कि क्या होता है पाश्चरीकरण। यहाँ पे देखिए दूध का कुछ पैकेट दिखाया जा रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह का पैकेट वाला दूध देखे होंगे, तो ये पाश्चरीकरण की प्रक्रिया द्वारा इनकी पैकेजिंग होती है। देखिए पाश्चरीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। कब तक? 15 से 30 सेकंड तक गर्म करने के पश्चात एकाएक उसे ठंडा कर लिया जाता है। इस दूध को बिना उबाले भी हम उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद उसको क्या कर लिया जाता है, पैकेजिंग या भंडारित करके रख लिया जाता है। भंडारण एवं पैकेजिंग द्वारा परिरक्षण, आजकल वायुरोधी सील, आजकल कुरकुरे आप लोग खाए होंगे, तो कुरकुरे वगैरह को क्या किया जाता है, वायुरोधी सील के द्वारा, मतलब एक पैकेट में भर के रख लिया जाता है। इस विधि का प्रयोग और किन किन चीज़ों के परिरक्षण में किया जा सकता है, तो जैसे कुरकुरे, चिप्स वगैरह आप खाते हैं तो उसके परिरक्षण में इनका इस्तेमाल। चलिए अब आगे समझते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में कि नाइट्रोजन चक्र होता क्या है, यानी नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन परस्पर जुड़ करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन मतलब जैसे NO2, तो NO2 में क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाते हैं। फैक्ट्रियों या वाहनों में दहन क्रिया के फलस्वरूप भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं। ये ऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर के नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है। ये वर्षा जल के साथ जब मिलते हैं, कौन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। पौधे इन नाइट्रेट को ग्रहण कर इसे प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। जब जंतु इन पौधों को खाते हैं, इन पौधों को खाने वाले जंतुओं को या मार कर खाते हैं, तो यह प्रोटीन उनके शरीर में चला जाता है। जब पौधे या जंतु मरते हैं तो प्रोटीन टूट करके फिर से किस चीज़ में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। यह प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया
अमोनीकरण कहलाता है। ठीक है, फिर से देखिए, फिर से एक बार मैं इसको पढ़ता हूं और फिर से आप सुनने का कोशिश करेंगे क्या होता है। देखिए, जो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाता है। बाद में क्या होते हैं, ये जब वर्षा के जल के साथ, पानी के साथ जब ये मिल जाते हैं तो नाइट्रिक अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, और बाद में ये नाइट्रिक अम्ल नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। पौधे इसी नाइट्रेट को ग्रहण कर इसे प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। जब जंतु इन पौधों को खाते हैं, जो जीव जंतु हैं जब इन पौधों को खाते हैं या इन पौधों को खाने वाले जंतुओं को मार करके जब कोई खाता है तो यह प्रोटीन उसके शरीर में चला जाता है। जब पौधे या जंतु मरते हैं तो प्रोटीन टूट करके, जब पौधे जंतु मरेंगे तो फिर से ये प्रोटीन टूटेगा और क्या होगा, ये प्रोटीन किस चीज में बदल जाएगा, अमोनिया में बदलता है। यह प्रक्रिया क्या है, अमोनीकरण कहलाती है। तो यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए आगे क्या दिया गया है, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते हैं, उसके बाद तो समझते हैं कि यहाँ पे आगे क्या बताया गया है। देखिए, यहाँ पर आगे आपको बताया गया है कि नाइट्रोजनी जीवाणु इन अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब जो नाइट्रोजनी जीवाणु है, ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया को किस चीज में बदल देते हैं, फिर से नाइट्रेट में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाता है। यह नाइट्रेट या तो ह्यूमस में संग्रहित हो जाते हैं या जल द्वारा बहा दिए जाते हैं। कभी कभी ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन गैस के रूप में पुनः वायुमंडल में वापस चले जाते हैं। यह प्रक्रिया अनाइट्रीकरण कहलाती है। नाइट्रोजन का वायुमंडल में मृदा, पौधों तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो मैं एक इसके लिए अलग से वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा और आप इसको वहाँ पे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही करूँगा कि जो नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया है, उस नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया को आपको अच्छे से एक वीडियो बना करके अलग से मैं डाल दूंगा। वहाँ पे स्टेप वाइज मैं समझा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, यहीं तक आपका चैप्टर था और इस तरह से आपका चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं और इसी तरह से प्यारा प्यारा वीडियो आपको दे सकूं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें और बहुत अच्छा नंबर लाएं। थैंक यू वेरी मच।